हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो जो मैंने अभी यहाँ पे कीवर्ड स्क्रीन के ऊपर लिखे है, असिंक बिहेवियर यानी कि असिंक्रोनस बिहेवियर इन जावास्क्रिप्ट एंड स्पेशली द इवेंट लूप। ये जो है ना, ये इवेंट लूप इज़ नॉट अ सिंटैक्स, इट्स नॉट अ जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, इज़ द कंसेप्ट जो हमें बता दिया है कि इंटरनली जावास्क्रिप्ट किस तरीके से असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड को या फिर असिंक्रोनस बिहेवियर को हमें डिलीवर करता है। ना अभी पहली बार सुनते ही ये जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स लग सकती है। सो मैं सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली द सिंक्रोनस पीस ऑफ कोड इज। उसका अपोजिट कीवर्ड है ये असिंक्रोनस। ओके, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, दीज आर टू कंप्लीटली अपोजिट कीवर्ड्स। और इन दोनों को समझने के बाद फिर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इवेंट लूप होता क्या है, और इसे विजुअलाइज करने के लिए, आपके सामने एक अच्छा विजुअलाइजेशन बनाने के लिए हम डायग्राम बनाएंगे, जिसके जरिए हम सीखेंगे कि एग्जैक्टली हाउ asynchronously JavaScript behaves and what is the role of event loop is there in the asynchronous behavior of JavaScript. And let's get started with this particular example. So अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूँ कि console log, थोड़ा सा जूम इन करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, उसके बाद मैं लिखता हूँ console log 2 एंड फाइनली हम लिखते हैं console log 3. Can you guess the output of these three lines? Obviously you will say the output is 1, 2 and 3. इसमें कुछ सोचने वाली बात तो है नहीं, लेकिन अगर मैं सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करके हमारा कंसोल ओपन करके रखते हैं। सो 1, 2 एंड 3 दिस इज द सीक्वेंस ऑफ आउटपुट दैट वी आर गेटिंग। अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेंजेस करूँ, मान लो मैं इस कंसोल लॉग 2 को कुछ इस तरीके से लिखूँ बाय टेकिंग अ सेट टाइम आउट फंक्शन। सेट टाइम आउट के अंदर अगर मैं कॉल बैक फंक्शन डालूँ और 1000 मिली सेकेंड्स यानी कि 1 सेकेंड का टाइम आउट दे दूँ, और उसके अंदर अगर मैं इस कंसोल लॉग 2 को डाल दूँ, सो अभी हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। कैन यू गेस द आउटपुट? अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पहले एक प्रिंट होगा, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद सेट टाइम आउट फंक्शन, चूंकि हम टाइमर बना रहे हैं 1000 मिली सेकेंड्स का, तो 1 सेकेंड के लिए वेट किया जाएगा एंड आफ्टर 1 सेकेंड हैज़ लैप्स्ड कंसोल लॉग 2, ये जो लाइन नंबर 3 है वो एग्जीक्यूट होगी एंड अंत में लाइन नंबर 5 जहाँ पे कंसोल लॉग 3 प्रिंट कर रहे हैं हम, वो एग्जीक्यूट होगा। बट दैट्स नॉट द केस। लेट मी जस्ट क्विकली स्विच टू माई ब्राउजर एंड शो यू द आउटपुट 1, 3 और उसके बाद यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ है। लेट मी रिफ्रेश दिस टू शो यू द इफेक्ट। सो एज यू आर एबल टू सी 1 and 3 आर ऑलरेडी प्रिंटेड, और उसके बाद 1 सेकेंड के बाद जाके 2 प्रिंट हुआ। लेट मी शो यू टू यू अगेन 1, 3 एंड नाउ 2। अभी इस तरीके का आउटपुट हमें क्यों मिला और कैसे मिला? तो उसका रीज़न ये है कि ये जो सेट टाइम आउट नाम का जो फंक्शन है, जिसके अंदर हमने कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे लिख के रखा है, दिस कॉल बैक फंक्शन इज अ असिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन। इट इज अ असिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन नाउ। तो यहाँ पे असिंक्रोनस कॉल बैक फंक्शन मीन्स ये बाकी कोड के साथ सिंक्रोनस वे में बिहेव नहीं कर रहा। मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि कंसोल लॉग 1 ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा जो सेट टाइम आउट है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, इट्स द ब्राउजर एपीआई, समथिंग वी कॉल्ड एज इट केम फ्रॉम वेब एपीआई एनवायरनमेंट। मेरी जो एक पिछली वीडियो है, जो जिसकी लिंक मैं बाय द वे आई बटन के अंदर दे दूंगा, व्हाट इज ECMAScript, उसके अंदर मैंने एक टॉपिक कवर किया था होस्ट एनवायरनमेंट या फिर रन टाइम एनवायरनमेंट का। तो कंसोल ओके इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ब्राउजर। सेट टाइम आउट यानी कि टाइमर एपीआई इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रन टाइम एनवायरनमेंट और होस्ट एनवायरनमेंट, इन दिस केस इट्स ब्राउजर। सो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जिस तरीके से हमारे पास कंसोल ऑब्जेक्ट है, वैसे ही टाइमर बनाने के लिए हमारे पास सेट टाइम आउट नाम का फंक्शन है। होता क्या है इन द बैकग्राउंड, ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक ये पूरा का पूरा टाइम लैप्स नहीं होता। लेकिन जब तक ये पूरा का पूरा टाइम लैप्स नहीं होता, तब तक ये ब्लॉकिंग बिहेवियर हमें नहीं दिखा रहा। ब्लॉकिंग बिहेवियर मतलब क्या? ये आगे की जो लाइन्स मैंने लिख के रखी है, लाइन नंबर 5, इसे ब्लॉक नहीं करता, इसे एग्जीक्यूट कर देता है। और बाद में जाके इन फ्यूचर जब कभी भी ये 1000 मिली सेकेंड्स कंप्लीटली लैप्स हो जाएंगे, उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। अभी ये जो सिनारियो है वो हमें किस वजह से देखने को मिलता है? वो जो वजह है ना, उसका नाम है इवेंट लूप एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स विद द इवेंट लूप। तो मैं अभी एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली हमारा कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है। सबसे पहले लेट मी जस्ट रिस्टोर माई कोड। सो सबसे पहला हमारा जो कोड का वर्जन था वो कुछ इस तरीके से था। जब ये कोड हम जावास्क्रिप्ट रन टाइम को देते हैं टू एग्जीक्यूट इट, तो सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पे पिक्चर में आता है हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन के अंदर। ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट इंजन कंटेंस a lot more components than the one I'm going to create right now, जिसका नाम है call stack. So अभी ये जो vertical rectangle अभी आपको दिख रहा है, let's call this vertical rectangle as call stack. What is the meaning of call stack? It's a part of, by the way,
जावास्क्रिप्ट इंजन। तो इसको मैं सॉलिड लाइन में बनाता हूँ और ये जो डैश लाइन है इसे मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट इंजन। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर का एक कंपोनेंट है कॉल स्टैक। कॉल स्टैक का काम यह है कि कोई भी कोड, कोई भी पीस ऑफ कोड जब कॉल स्टैक के अंदर आ जाता है, ऑटोमेटिकली इमीडिएटली दैट पीस ऑफ कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड। इन दिस केस ऑल ऑफ दीज लाइन्स गेट्स इमीडिएटली इनसाइड आवर कॉल स्टैक, इसीलिए वो ऑटोमेटिकली और इमीडिएटली एग्जीक्यूट होके हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है। लेकिन जब कभी भी कोई असिंक्रोनस पीस ऑफ कोड हमारे फाइल के अंदर होता है, तब इस कॉल स्टैक के अंदर डायरेक्टली वो फंक्शन इंसर्ट नहीं होता। सो फिलहाल हमने यहाँ पे, अगर मैंने वापस इस कोड को अंडू कर दिया तो यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन वापस मुझे लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर का कॉल बैक फंक्शन है, ये डायरेक्टली हमारे कॉल स्टैक के अंदर नहीं जाता। अगर ये डायरेक्टली जाता तो क्या होता, ब्लॉकिंग बिहेवियर हमें देखने को मिलता। ब्लॉकिंग बिहेवियर यानी कि क्या, सिक्वेंशियली कंसोल लॉग 1, उसके बाद हमारा ये जो कॉल बैक फंक्शन है वो, और उसके बाद कंसोल लॉग, यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा मिस कर दिया है नो। सो एनीवेज, तो यहाँ पे सिक्वेंशियली 1, उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन, और फाइनली जाके ये 3, इस तरीके से सीक्वेंस से हमें आउटपुट मिलता। देन इट वुड हैव बीन क्रिएटेड अ ब्लॉकिंग बिहेवियर। अब ये ब्लॉकिंग बिहेवियर क्यों नहीं क्रिएट करता ये जो फंक्शन है वो, इसे जानने के लिए मैं कॉल स्टैक को कर देता हूँ फिलहाल क्लियर, और कुछ और कंपोनेंट्स ऐड करता हूँ हमारी डायग्राम के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और इसे हम नाम देते हैं वेब एपीआई एनवायरनमेंट। व्हाट इज अ वेब एपीआई एनवायरनमेंट? जैसे मैंने कहा कि जावास्क्रिप्ट इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट टाइमर नहीं है। टाइमर हैज बीन गिवन टू जावास्क्रिप्ट by the browser's web API environment. So set timeout is the API that we are calling to create a timer inside your browser environment. So ये जो set timeout function है, जब कभी भी हम इसे 2 पैरामीटर देते हैं, पैरामीटर नंबर 1 callback function और सेकंड पैरामीटर इज द exact amount of time we want to wait before this function gets executed. तो ये टाइमर चालू होता है हमारे वेब API एनवायरनमेंट के अंदर। सो यहाँ पे हमने एक टाइमर बना दिया 1000 मिलीसेकंड का, और जिस टाइमर के साथ क्या एसोसिएटेड है, हमारा callback function. Now this callback function is waiting inside this web API environment. किसका वेट कर रहा है ये? 1000 मिलीसेकंड्स कब जाके कंप्लीट होते हैं, इसका ये वेट कर रहा है। इन द मीन टाइम हमारी जो लाइन नंबर 1 है कंसोल लॉग 1 कुछ इस तरीके से, और हमारी जो लाइन नंबर 5 है ये मीन टाइम में कॉल स्टैक के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 5 इज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग। क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये डिपेंड है हमारे टाइमर के ऊपर। जब कभी भी ये टाइमर 1000 मिलीसेकंड्स कंप्लीट करेगा, उसके बाद जाके इस कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट होना है। सो दिस कॉल बैक फंक्शन हैज अ डिपेंडेंसी, बट लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 5 हैज नो डिपेंडेंसी. So they immediately gets inside the call stack, and the rule of call stack is what? Anything gets inside the call stack, it immediately gets executed. लेकिन अभी सवाल यह है कि इस टाइमर और इस कॉलबैक फंक्शन का क्या हुआ? तो जब तक ये टाइमर टिक कर रहा है 1000 मिलीसेकंड्स कंप्लीट होने तक, तब तक ये कॉलबैक फंक्शन यहाँ पे वेट करेगा. जैसे ही टाइमर अपने 1000 मिलीसेकंड्स कंप्लीट करेगा, इस कॉलबैक फंक्शन को पुश किया जाएगा एक क्यू के अंदर, जिस क्यू का नाम होता है टास्क या फिर कॉलबैक क्यू. ठीक है, सो टास्क क्यू या फिर कॉलबैक क्यू नाम के एक क्यू के अंदर, एंटिटी के अंदर इस कॉलबैक फंक्शन को पुश किया जाएगा कुछ इस तरीके से. नाउ कॉलबैक फंक्शन इज फर्दर वेटिंग इनसाइड दिस कॉलबैक क्यू और टास्क क्यू. अभी आप कहोगे कि 1000 मिलीसेकंड्स तो लैप हो चुके, सो टेक्निकली माय कॉलबैक फंक्शन शुड ट्रैवल फ्रॉम दिस वेब एपीआई एनवायरनमेंट टू द कॉल स्टैक. बराबर, ये तो आइडियल मतलब सिनारियो है कि कॉल स्टैक के अंदर जो भी आता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट इंजन. सो कॉल स्टैक के अंदर हमारा कॉलबैक फंक्शन इमीडिएटली आना चाहिए जैसे ये टाइमर 1000 मिलीसेकंड्स कंप्लीट करे. लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि ये कॉलबैक फंक्शन पुश किया जा रहा है हमारी कॉलबैक या फिर टास्क क्यू के अंदर. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाई इट इज नॉट डायरेक्टली गेटिंग पुश्ड इनसाइड द कॉल स्टैक? द रीजन बिहाइंड दिस इज देयर इज एन एंटिटी, समथिंग वी कॉल्ड एज इवेंट लूप. यहाँ पे मैं लिखता हूँ इवेंट लूप. Now what exactly this event loop is doing? Event loop is continuously checking on two things. First of all, the event loop continuously checks whether the call stack is empty or not. Call stack पूरी तरीके से खाली हो चुका है या नहीं, ये event loop चेक करता है. और दूसरी चीज़ जो event loop चेक करता है वो ये है कि callback या फिर task queue के अंदर कोई फंक्शन वेट कर रहा है या नहीं. ओके, सो कुछ इस तरीके से हमें सिनारियो मिलता है.
नाउ इज कॉल स्टैक एम्प्टी? द आंसर इज यस, कॉल स्टैक हमारा पूरी तरीके से खाली हो चुका है. इज देयर एनी फंक्शन वेटिंग इनसाइड टास्क क्यू और कॉल बैक क्यू? देयर इज अ फंक्शन वेटिंग इनसाइड कॉल बैक क्यू. तो अगर इस तरीके का सिनारियो कॉल इवेंट लूप को मिला तो इवेंट लूप कॉल बैक फंक्शन को उठा के कॉल स्टैक के अंदर डालता है एंड देन कॉल स्टैक एज द फंक्शन इज इनसाइड द कॉल स्टैक थ्रू द जावास्क्रिप्ट इंजन कॉल बैक फंक्शन गेट्स एग्जीक्यूटेड. ओके, दिस इज द सिनारियो. सो एक बार फिर से समझते हैं क्या एग्जैक्टली हो रहा है. सो इनिशियल हमारा जो सिनारियो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें कि हमारी जो लाइन नंबर 1 है वो कॉल स्टैक के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है. लाइन नंबर 3 है वो भी ऑलरेडी कॉल स्टैक के अंदर आ चुकी है. देयर इज अ कॉल बैक फंक्शन वेटिंग इनसाइड वेब एपीआई एनवायरनमेंट एंड टाइमर 1000 मिलीसेकंड हैज स्टार्ट टिकिंग. जब भी कोड एग्जीक्यूट होगा एज बोथ ऑफ द लाइन्स आर ऑलरेडी इनसाइड द कॉल स्टैक बिकॉज दे हैव नो डिपेंडेंसी लाइक एनी टाइमर और समथिंग. सो दे बोथ ऑफ द लाइन्स विल गेट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली. तो पहले 1 उसके बाद 3 और जब कभी भी जाके टाइमर हमारा 1000 मिलीसेकंड्स को कंप्लीट करेगा आफ्टर दैट द कॉलबैक फंक्शन विल बी पुश्ड इनसाइड कॉलबैक क्यू. उसके बाद इवेंट लूप इज कंटिन्यूसली चेकिंग कि कॉलबैक क्यू के अंदर कोई वेट कर रहा है क्या और कॉल स्टैक एम्प्टी है क्या, खाली हो चुका है क्या. इफ बोथ ऑफ द केसेस आर ट्रू only then event loop will pick our callback function and put inside our call stack something like this and then the callback function will be executed. अभी यहाँ पे एक आपको ट्विस्ट दिखाता हूँ. अगर मैंने इस मिली सेकेंड्स को 1000 की जगह अगर 0 कर दिया, नाउ कैन यू गेस द सीक्वेंस ऑफ आउटपुट. अभी आप शायद कहोगे कि यहाँ पे एज देर इज नो वेट टाइम, अल्टीमेटली टाइमर इज व्हाट, इट्स अ वेट टाइम. सो वेटिंग टाइम ही नहीं है कुछ, तो कैसा सीक्वेंस मिलेगा हमें 1, देर इज नो वेट टाइम, तो ये लाइन इमीडिएटली एग्जीक्यूट होनी चाहिए. तो 2 और उसके बाद 3 प्रिंट हुआ दिखाई देगा. बट अगेन दैट्स नॉट द केस. इफ आई अगेन शो यू द आउटपुट 1 उसके बाद 3 प्रिंट हो रहा है, उसके बाद जाके 2 प्रिंट हो रहा है. नाउ व्हाई दिस इज द केस वी आर लुकिंग एट राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पे टाइमर तो हमने 0 कर दिया. सो देयर शुड नॉट बी एनी वेट टाइम फॉर लाइन नंबर 3. फिर भी यहाँ पे अंत में जाके लाइन नंबर 3 क्यों एग्जीक्यूट हो रही है? बिकॉज ऑफ द सेम रूल. मैंने क्या कहा कि इवेंट लूप तब तक हमारे कॉल बैक फंक्शन को कॉल स्टैक के अंदर नहीं डालता जब तक कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं है, पूरी तरीके से खाली नहीं हो चुका. सो यहाँ पे भले ही हमने टाइमर कर दिया 0 फिर भी कॉल बैक फंक्शन की जो जर्नी है ये जर्नी तो स्टार्ट होगी इस वेब एपीआई एनवायरनमेंट के जरिए ही. तो सबसे पहले कॉल बैक फंक्शन जाएगा हमारे वेब एपीआई एनवायरनमेंट के अंदर, टाइमर इज 0 और चलो टाइमर 0 है ना, वेटिंग टाइम नहीं है, तो क्या होगा इमीडिएटली हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है ये आ जाएगा टास्क क्यू या फिर कॉल बैक क्यू के अंदर विद इन अ मिली सेकेंड और विद इन नो मिली सेकेंड. 0 है टाइमर हमारा. लेकिन कॉल स्टैक के अंदर क्या हो रहा है, कॉल स्टैक के अंदर ऑलरेडी लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 ऑलरेडी जा चुकी है. सो भले ही यहाँ पे हमने टाइमर 0 कर दिया फिर भी इस कॉल बैक फंक्शन को, चलो वेब एपीआई एनवायरनमेंट के अंदर कॉल बैक फंक्शन को ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा बिकॉज टाइमर इज 0, लेकिन इसे वेट करना पड़ेगा कहाँ पे, कॉल बैक क्यू के अंदर, जब तक कॉल स्टैक पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हो जाता. एंड व्हेन द कॉल स्टैक इज एम्प्टी देन दिस इवेंट लूप will check call stack is empty and there is a function waiting inside your callback queue. In this case, event loop will pick our callback function up, put it inside the call stack and then the callback function will be executed. That is why भले ही हमने यहाँ पे 0 मिली सेकेंड्स कर दिए फिर भी हमारा जो सीक्वेंस है वो 1, 3 and 2 इसी तरीके से हमें दिखाई देगा. इसलिए कहा जाता है कि टाइमर के मामले में जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 0 मिली सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड, 2000 मिली सेकेंड, जितना भी टाइमर हम यहाँ पे देते हैं इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम. ये कम से कम वक्त है इस कॉलबैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बिकॉज वी कैनॉट प्रेडिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना टाइम लेगा. सो इट्स नॉट द एग्जैक्ट टाइम. यहाँ पे अगर मैं 1000 मिली सेकेंड देता हूँ तो एग्जैक्ट 1000 मिली सेकेंड के बाद ये सेट टाइम आउट के अंदर का कॉलबैक फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट होने वाला. कम से कम ये 1000 मिली सेकेंड लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लेगा, जब तक पूरा कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक ये फंक्शन वेट करता रहेगा. इसलिए वो 1000 मिली सेकेंड से ज़्यादा भी हो सकता है. मान लो मैंने यहाँ पे कुछ और लाइंस लिख दी कुछ इस तरीके से. चलो एक काम करते हैं, छोटा सा फॉर लूप डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर सिंपल सा एकदम फॉर लूप. और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इंडेक्स इज लेस देन लेट्स से 1 मिलियन, इंडेक्स प्लस प्लस. ओके, एंड द फॉर लूप इज डूइंग प्रैक्टिकली नथिंग. ओके, और what we can do is we can do some console log, some empty string, we can add some index, whatever we want. अभी देखते हैं आउटपुट क्या मिलेगा हमें. ओके, सो इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग, शायद मेरा ब्राउजर क्रैश हो जाएगा. 1 मिलियन इज ह्यूज नंबर. देखो यहाँ पे वो नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं. लेट्स डू वन थिंग, मैं 2 0 हटा देता हूँ, 10,000 करते हैं. लेट्स रिफ्रेश द पेज.
क्रैश मत हो जाना बस। ओके, सो देखो यहाँ पे एक बार और रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पे मिस फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है। सो लेट मी जस्ट रिफ्रेश बाय ओपनिंग अ न्यू टैब, एंड एज यू आर एबल टू सी, ये कंसोल लॉग 2 का आउटपुट कब आया हमें, सब कुछ होने के बाद 9999 और उसके बाद जाके हमें 2 प्रिंट हुआ दिखाई देगा। तो 2 प्रिंट होने से पहले इतना पूरा का पूरा ये जो फॉर लूप है ना, जो टोटल 10,000 नंबर्स को प्रिंट कर रहा है, 0 से लेके 9999 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट कर रहा है, उसके बाद जाके ये लाइन एग्जीक्यूट हुई या फिर ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। एंड दैट्स वाई 1000 मिलीसेकंड इज ऑलवेज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो ये कॉल बैक फंक्शन लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए। सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ इवेंट लूप। ओके, होल सिनेरियो आपके समझ में आया कि जब तक कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं होता, इसलिए पूरा का पूरा फॉर लूप एग्जीक्यूट होने तक ये कॉल स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ। ओके, बिकॉज फॉर लूप हैज़ नो डिपेंडेंसी। सो कंसोल लॉग ये जो लाइन नंबर 7 है ना, इसके अंदर इंडेक्स को खाली अलग अलग नंबर मिलता जाएगा, 1 2 0 1 2 3 4 5, और ये सेम कंसोल लॉग लाइन हमारे कॉल स्टैक के अंदर जाके एग्जीक्यूट होती रहेगी। जब कभी भी जाके कॉल स्टैक एम्प्टी होगा, उसके बाद जाके ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है जो इस कॉल बैक क्यू के अंदर वेट कर रहा है, उसके बाद जाके वो कॉल स्टैक के अंदर इंसर्ट किया जाएगा। एंड दैट्स वाई और दैट्स हाउ दिस इवेंट लूप इज गोइंग टू वर्क। अभी यहाँ पे जैसे ये कॉल बैक क्यू है, वैसे एक और क्यू है जिसका नाम है माइक्रो टास्क क्यू। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइक्रो टास्क क्यू। व्हाट एग्जैक्टली अ माइक्रो टास्क क्यू इज? सो हैव यू हर्ड अबाउट दिस सिंटैक्स, promise डॉट रिजॉल्व डॉट देन। अब यहाँ पे ये जो, हालांकि हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर प्रोमिसेस ये चैप्टर अभी तक कवर नहीं किया, लेकिन आगे की वीडियो प्रॉमिस रिलेटेड ही है, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। तब जाके ये माइक्रो टास्क क्यू आपके लिए सेंस करेगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो प्रॉमिस इज अ सिंटैक्स इन जावास्क्रिप्ट विच बेसिकली अलाउज यू टू हैंडल सम असिंक्रोनस फंक्शनैलिटी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट प्रॉमिसेस इन दिस वीडियो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। लेकिन इसके अंदर भी हम कुछ कॉल बैक फंक्शंस लिखते हैं, जैसे कि ये देन के अंदर का कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन जो है ना, ये डायरेक्टली माइक्रो टास्क क्यू के अंदर जाते हैं। सो टाइमर के जरिए बनाया हुआ कॉल बैक फंक्शन चला गया हमारे कॉल बैक क्यू के अंदर, और प्रोमिसेस ने दिया हुआ है जो कॉल बैक फंक्शन है वो चला गया माइक्रो टास्क क्यू के अंदर। और ऑलवेज माइक्रो टास्क क्यू गेट्स अ प्रायोरिटी। मतलब क्या? मान लो अगर 2 फंक्शंस है, एक माइक्रो टास्क क्यू के अंदर है और दूसरा कॉल बैक क्यू के अंदर है, दोनों वेट कर रहे हैं अपनी बारी आने के लिए, कब इवेंट लूप हमें उठा के कॉल स्टैक के अंदर डालता है। ना कॉल स्टैक इज एम्प्टी, कॉल स्टैक चलो एम्प्टी हो चुका, तो इवेंट लूप के पास अभी 2 चॉइसेस है, माइक्रो टास्क क्यू के अंदर का कॉल बैक फंक्शन उठाओ या कॉल बैक क्यू के अंदर का कॉल बैक फंक्शन उठाओ। तो इवेंट लूप विल ऑलवेज गिव अ प्रायोरिटी टू दिस माइक्रो टास्क क्यू। अभी ये जो मैंने लास्ट का जो सेगमेंट बताया ना अबाउट माइक्रो टास्क क्यू, ये आपके लिए तभी सेंस करेगा जब आप जाके वो प्रोमिसेस वाला वीडियो देखोगे। लेकिन तब तक, इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू अंडरस्टूड द ओवरऑल concept of this event loop, hit that like button and stay tuned with us for more such videos by hitting the subscribe button. See you in the next video. Bye bye.